ओके जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, आज के हमारा जो लेक्चर है, इस क्लास है, इसमें इंशाल्लाह हम यूज़र ऑथेंटिकेशंस पे बात करेंगे, क्योंकि किसी भी फायरवॉल में यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसकी बेस पे आप मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज अलाउ करते हैं और यूज़र उनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा गेस्ट नेटवर्क के लिए अगर आप कैप्टिव पोर्टल या जिसको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है वो सेटअप करना चाहते हैं तो वो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड यही होता है कि यूज़र्स बने हों ताकि आप उसके बेस पे आप उनको एक्सेस अलाउ कर सकें। तो इसलिए इसकी आज का जो हमारी क्लास है इसकी तरतीब ऐसे है कि पहले हम लोकल अकाउंट्स या ऑथेंटिकेशन सर्वर्स पे बात करेंगे यूज़र के ऑथेंटिकेशन के लिए, और उसके बाद कैप्टिव पोर्टल पे हम जाएंगे। तो मैं स्विच करता हूँ अपनी जो स्क्रीन है वो सर्वर पे, और फिर हम देखते हैं उसको। ओके जी, ये अभी हमने सर्वर पे आ गए हैं। स्क्रीन मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि व्यूज़ का बड़ा कर दिया जाए ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके। ये अपने फायरवॉल में मैं लॉग इन हो गया हूँ। तो सबसे पहले यूज़र्स की ऑथेंटिकेशन के लिए हम आएंगे यहाँ पे मेन्यू में, सिस्टम में और यूज़र मैनेजर में। जब यूज़र मैनेजर में आ जाएंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। दो तीन टैब्स हैं, यूज़र्स, ग्रुप्स, ऑथेंटिकेशन की कुछ सेटिंग्स, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन सर्वर्स। अच्छा, ऑथेंटिकेशन सर्वर्स पे बात करते हैं। एक तो pfSense की अपनी डिफ़ॉल्ट लोकल डेटाबेस में ऑथेंटिकेशंस अवेलेबल होती है। आप इसमें सिंपली यूज़र क्रिएट करते हैं और फिर उन यूज़र को आप लोग मुख्तलिफ एक्सेस अलाउ या डिनाई करते हैं। इसके अलावा pfSense आपको ऑप्शन देता है कि आप इसके अपने लोकल डेटाबेस के अलावा एक्सटर्नल सर्वर्स की ऑथेंटिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक LDAP। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर, डोमेन सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो LDAP के थ्रू आप उसको कॉन्फ़िगर करके उसकी ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास रेडियस सर्वर हो जो कॉन्फ़िगर्ड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके आप उसके में जो यूज़र बने हैं उसको ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन के। अब रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन या विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन वो तो डेफिनेटली इस लेक्चर, इस क्लास के स्कोप में नहीं आता, बट ये है कि वो ऑप्शन भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि ऑथेंटिकेशन सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अब सबसे पहले इसमें ऑप्शन है हमारे पास ऐड का। जब आप ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट सर्वर सेटिंग्स में आपके पास नाम आ जाएगा डेफिनेटली, जो आपका विंडोज़ का सर्वर है या रेडियस सर्वर है, XYZ जो भी है वो नाम दे देंगे, और फिर उसमें जो टाइप है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए या इवन लिनक्स के जो सर्वर है जो LDAP पे काम करते हैं उसके लिए भी आप LDAP यूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल आई थिंक इसका वो बनता है। तो और रेडियस आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जो आपका रेडियस सर्वर या LDAP सर्वर है उसका IP एड्रेस या होस्ट नेम आप दे देंगे। होस्ट नेम उस सूरत में जब आपके नेटवर्क में DNS सर्वर प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो और होस्ट नेम रिजॉल्व हो रहा हो एक्चुअल जो आपका LDAP सर्वर है उसके IP में। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो उसको हम चेंज नहीं करते, लाइक पोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड, TCP सर्टिफिकेट, प्रोटोकॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपके सर्वर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है इट वुड बी इनफ। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर्स में बेस DN है,
अगर माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी का आपको आइडिया हो तो उसमें ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर बने होते हैं। उस लेवल से आप ये सर्च लेवल आप दे सकते हैं। इंटायर सब ट्री 1 लेवल का मतलब है कि जो इनिशियल फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी में ट्री का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो सर्च, अगर आप जो यूज़र इसमें अथेंटिकेट करवाना चाह रहे हैं वो सिर्फ उस लेवल पे ढूंढेगा। इंटायर ट्री करेंगे तो आपका जो डोमेन क्रिएट हुआ है और उसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर्स हैं, उस सब में वो उसको सर्च करेगा। तो वो चीज़ आप इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसमें और भी इस तरह के ऑप्शंस हैं, नेमिंग एट्रीब्यूट है, ग्रुप नेमिंग है, बट इसकी डिटेल्स में मैं नहीं, कि ये एक अलग टॉपिक है। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा नेटवर्क सर्वर्स जो अथेंटिकेशन के लिए यूज़ करना चाहें, LDAP या रेडियस सर्वर, वो यहाँ पे इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हर जो इसमें सेटिंग है उसका अपना एक पूरा सेटअप है, पर्पस है, उसकी सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन है। वो अगर लास्ट में हमारे पास टाइम हुआ इंशाल्लाह तो फिर इसकी डिटेल में इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि यहाँ से आप अथेंटिकेशन सर्वर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा सेकंड हमारे पास है सेटिंग्स। ये जनरल आपके जो pfSense का अपनी यूज़र डेटाबेस है उसके हवाले से कुछ सेटिंग्स है। अगर वो आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें, चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सेशन का टाइम आउट, कि आपके यूज़र्स के सेशन कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आप ये मेंशन करेंगे कि इस वक्त pfSense जो अथेंटिकेशन मेथड यूज़ करेगा या अथेंटिकेशन सर्वर यूज़ करेगा वो कौन सा सर्वर होगा। अभी तो हम चूँकि अथेंटिकेशन सर्वर्स कोई और हमने क्रिएट नहीं किया, लोकल ही है, एक ही है, तो वो उसी को शो कर रहा है। अगर आपके पास रेडियस कॉन्फ़िगर्ड हो सर्वर या LDAP का कोई सर्वर कॉन्फ़िगर हो तो वो भी इस लिस्ट में आएगा, आप उसको सेलेक्ट करके। और उसके बाद जब pfSense में आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे उसके वेब पोर्टल पे या कैप्टिव पोर्टल पे, तो वो उस सर्वर को के थ्रू उसकी अथेंटिकेशन चेक करने की कोशिश करेगा जो आपने यहाँ पे सेट किया हो। बाकी ये पासवर्ड हैश के एल्गोरिदम है, शेल अथेंटिकेशन वगैरह, अगर इसको आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं और आखिर में इसको सेव कर दें। अभी चूँकि इसमें हमने कोई सेटिंग चेंज की नहीं है इसलिए लिहाजा हम इसको कोई सेव वगैरह नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप्स। अब ग्रुप्स भी जिस तरह से किसी भी सर्वर में आप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं फॉर मल्टीपल रीज़न। मिसाल के तौर पे एक यूज़र ग्रुप को आप एक्सेस देना चाहते हैं कि वो VPN यूज़ कर सके और दूसरे को आप VPN का एक्सेस नहीं ना देना चाह रहे, तो आप दो ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, एक को उसका एक्सेस अलाउ कर देंगे, दूसरे को डिनाई कर देंगे। तो इसी तरह मल्टीपल रिसोर्सेज या मल्टीपल एक्सेस को डिफ़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ यूज़र्स के लिए यहाँ पे आप यूज़र ग्रुप क्रिएट करते हैं और उन यूज़र इसकी आप यूज़र ग्रुप क्रिएट करने के बाद उसके जो राइट्स हैं या एक्सेस लेवल है उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसके बाद जो है यूज़र जब आप क्रिएट करते हैं तो वो आप मेंबर बनाते हैं इस ग्रुप का, या जो भी ग्रुप आपने क्रिएट किया हो फॉर एनी रीज़न। मतलब है अगर आप सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस देना चाह रहे हैं उसके लिए आपने अगर कोई ग्रुप बनाया है तो वो हो सकता है, या VPN कोई एक्सेस करना चाहे एक्सटर्नली तो वो ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ मल्टीपल टास्क के लिए, मल्टीपल यूजेज के लिए आप ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके जो एक्सेस है, राइट्स है, वो डिफ़ाइन करते हैं और फिर यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको इस ग्रुप का हिस्सा बना देते हैं। अब ग्रुप कैसे बनते हैं, यहाँ पे हम ऐड में जाएंगे, ग्रुप का नाम दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही एक नाम दे दिया। स्कोप लोकल ही है। लोकल से मुराद ये कि सिस्टम पे आपके वेब pfSense के वेब इंटरफेस पे जो लॉगिन होना चाहिए। रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं अगर VPN आपने कॉन्फ़िगर किया हो और बाहर से कोई यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको रिमोट इसको सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कोई नाम दे देंगे, गेस्ट एक्सेस।
अब यहाँ पे ये मेंबरशिप का थोड़ा सा देख रहे हैं। नॉर्मली किसी भी, स्पेशली बल्कि कहना चाहिए जो विंडोज़ के सर्वर है, जब कोई यूज़र किसी ग्रुप में ऐड होता है तो वो वहाँ पे शो होता है, और जो ऐड नहीं होता वो शो नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। ग्रुप मेंबरशिप में दो यूज़र बने हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट एडमिन का है और एक मैंने वैसे ही टेस्टिंग के लिए यूज़र वन बनाया है। और ये अभी नॉट मेंबर्स, यानी ये दोनों इस ग्रुप का जो हम बना रहे हैं उसके मेंबर नहीं होंगे। अगर आप जो ग्रुप बन रहा है उसको में इनमें से किसी को ऐड करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे, मूव टू मेंबर्स कर देंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि गेस्ट के नाम से जो ग्रुप है उसका मेंबर कौन है, यूज़र वन है। अगर ये वापस आप ऐसे कर दें तो इसका मतलब है कि आपने ग्रुप तो बना दिया लेकिन अभी फ़िलहाल इसका मेंबर कोई भी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको खैर इस वक्त ऐड कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखें हमारे पास पहले दो ग्रुप थे, एक डिफ़ॉल्ट एडमिन्स का ग्रुप था और एक डिफ़ॉल्ट ऑल यूज़र जिसमें सब आते हैं। अब ऑल यूज़र में भी अगर आप देखें, अच्छा इसमें, अच्छा ये ग्रुप है, इसके डिस्क्रिप्शन ऑल यूज़र है। अगर आप ऑल यूज़र का जो ग्रुप है, या बल्कि उसी पे चले जाते हैं गेस्ट यूज़र का, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे हमारे पास असाइंड प्रिविलेज का एक ऑप्शन आ गया है। ये वो प्रिविलेजेस है, ये वो एक्सेस है जो आप यूज़र को, यानी यूज़र वन जो है, ये हमने जो सेलेक्ट किया है, इसको देना चाहते हैं, या वो सारे यूज़र जो इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप का नाम है गेस्ट्स। तो वो प्रिविलेजेस यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये असाइंड प्रिविलेज, जितनी भी प्रिविलेजेस इसमें आप असाइन कर सकते हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या ये यूज़र को आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ये बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप पे जो हमारे मेन्यूज़ है ये इसका एक्सेस है। लाइक ये देखिए आप, सिस्टम यूज़र मैनेजर, ये वाला जो है, अब इस अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ये सेलेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं फ़िलहाल के क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ये सिस्टम में यूज़र मैनेजर, तो अगर ये आप सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट्स दे देंगे यूज़र वन को तो उसके पास ये एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, यानी इस ग्रुप को, फिर ग्रुप में आप जितने भी यूज़र ऐड करते जाएंगे उन सबको ये वाला एक्सेस मिल जाएगा। अब ये इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये वो चीज़ें हैं या ये वो एक्सेस है जो आपने नॉर्मल यूज़र को नहीं देना, क्योंकि इसकी वजह से उनको एक तरह से एडमिन का एक्सेस मिल जाता है और वो ऐसी चीज़ें या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जो ओवरऑल सिस्टम पे इफ़ेक्ट डाल सकता है, और दूसरों को एडमिन का एक्सेस दिया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सारे उन्होंने थोड़ा सा इंटीमेट किया हुआ है कि ये चीज़ें हैं, इसको आप ना करें। बाकी उसके अलावा जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो आप असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लॉग्स ऐसी चीज़ है कि जो आप कोई भी यूज़र सिर्फ क्योंकि व्यू ओनली होता है तो वो इसको देख सकता है। लेट्स से ये सीपीयू लोड का है, ये मैंने एक सेलेक्ट कर दिया और इसको मैं अब सेव करता हूँ। तो अब इस ग्रुप को मैंने एक एक्सेस जो है असाइन कर दिया वेब कॉन्फ़िगरेशन का, स्टेटस सीपीयू लोड। ये कौन सा है? स्टेटस। और इसमें इसमें आई थिंक सिस्टम लॉग्स में जाके और फिर दोबारा उसके आगे सीपीयू का है। चलिए, ये जिस वक्त हम उससे लॉगिन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये आपने ग्रुप क्रिएट किया और यूज़र उसको असाइन कर दिया। अब इसके बाद आ जाता है यूज़र्स। अब यहाँ पे आप जितने यूज़र चाहें बना सकते हैं और यूज़र को इंडिविजुअली राइट्स भी दे सकते हैं। वहाँ पे तो हमने ग्रुप बनाया, ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार ग्रुप की सेटिंग कर ली, सिंपली यूज़र बनाया और असाइन कर दिया। इंडिविजुअली अगर आप
राइट्स असाइन करेंगे तो वो हर यूज़र जब भी आप बनाएंगे इंडिविजुअली 1 बाय 1 उसके दोबारा से आपको राइट्स देने पड़ेंगे। तो एफिशिएंट तरीका यही होता है कि आप एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें मल्टीपल यूज़र्स बनाते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके उसकी एक्सेस प्रिविलेज की एक्सेस सेटिंग करके आप यूज़र क्रिएट करते हैं और उसको उसका मेंबर बनाते जाते हैं। अभी यहाँ पे यूज़र कैसे बनेगा उसके लिए भी देख लेते हैं। ऐड सिंपली डिफाइन बाय यूज़र है, ये ऑप्शन डिसेबल के लिए कि अगर आप यूज़र तो बना रहे हैं लेकिन फ़िलहाल इसको डिसेबल रखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब यूज़र नेम, जैसे अब एक यूज़र ऑलरेडी बना था यूज़र 1, इसको मैं कर देता हूँ यूज़र 2, कोई भी पासवर्ड रख देंगे। ठीक है, फुल नेम देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, या चले दे देते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डेट। अब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये अकाउंट एक ख़ास वक्त के बाद खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाए, लाइक जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस में होता है या यूनिवर्सिटीज़ में कि स्टूडेंट है वो एक ख़ास टाइम के लिए इनरोल होता है, ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो आप उसके हिसाब से एक डेट सेट कर दें कि आफ्टर 2 ईयर्स इसका जो ये अकाउंट है वो डीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको याद रखने की ज़रूरत ना हो कि जी ये बंदा चला गया और इसका अकाउंट डिसेबल करना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डेट दे देते हैं। अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें तो वो डिसेबल ऑटोमेटिकली नहीं होता अनलेस कि आप खुद आके मैनुअली उसको डिसेबल करें। अब ये ग्रुप मेंबरशिप, यहाँ पे भी अब ये आपको बता रहा है कि ये वाला जो यूज़र बना रहे हैं वो अभी किसी का मेंबर नहीं है। 2 ग्रुप हमारे पास बने हैं, एक एडमिन्स का डिफ़ॉल्ट था और एक गेस्ट का था। अगर आप चाहते हैं कि इस यूज़र 2 को गेस्ट का मेंबर बनाया जाए तो इसको आपने यहाँ से ये मूव टू मेंबर ऑफ लिस्ट पे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और ये गेस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है यूज़र 2 मेंबर ऑफ गेस्ट्स। तो अब ये यूज़र जो है गेस्ट का जो ग्रुप हमने बनाया था उसका मेंबर हो गया। इसके अलावा कुछ एडवांस ऑप्शन है, एसएसएच कीज़ अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें या आईपीसेक की। फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और एक स्टैंडर्ड यूज़र है हम वही क्रिएट करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अभी ये देखिए हमारे पास यूज़र 2 आ गया। ठीक है, इसमें दोबारा एडिट में जाते हैं हम। अब ये देखें नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। एक इफेक्टिव प्रिविलेज, एक इफेक्टिव क्या मतलब कि जो ऑलरेडी प्रिविलेजेस इसको असाइंड है, वो किस वजह से असाइंड है कि हमने इसको ऐड किया था गेस्ट के ग्रुप में, और गेस्ट को ग्रुप को क्या चीज़ असाइन थी, वेब कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम सीपीयू लोड, ये उसको असाइन किया गया था कि वो सिर्फ ये जो मेन्यू है या ये जो एक्सेस है उस वो कर सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकता। अब अगर आप मैन्युअली और इसको कोई प्रिविलेज असाइन करना चाहते हैं तो फिर ऐड करेंगे और फिर वही उसी तरह से आ जाएगा और फिर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो उसको असाइन हो जाएगा और उसको सेव कर देंगे। ठीक है, इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर रहा क्योंकि जो आपको दिखाना है कि इसको जब हम लॉगिन करेंगे तो आपके पास क्या व्यू आएगा। अब ये यूज़र pfSense पे लॉगिन के लिए रेडी है। इसके थ्रू हम pfSense के जो वेब इंटरफेस है उस पर लॉगिन कर सकते हैं। अभी इसको मैं बल्कि चले इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यूज़र हमने बनाया था यूज़र 2 और उसका हम पासवर्ड देकर इंटर कर देते हैं। अब ये देखें जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो चूँकि सीपीयू लोड बार बार चेंज होता है तो वो ऑटो रिफ़्रेश हो रहा है, हमारे पास वो रुक नहीं रहा क्योंकि उसमें वो चेंज हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये और कुछ भी नहीं आ रहा, सिस्टम मुझे लॉग आउट करने भी नहीं दे रहा क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी रिफ़्रेश हो रहा है कि मैं वो नहीं कर सकता। चलें इसको यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल रखनी है कि जब यूज़र्स को आप
प्रिविलेजेस असाइन करें तो देख लेना है आपने कि क्या चीज़ आप असाइन कर रहे हैं और वो किस तरह से एक्ट करेगी। जैसे अब मैंने ये रैंडमली एक सेलेक्ट किया और उसको असाइन कर दिया, असाइन तो वो उसको हो गया, लेकिन उसके बैक एंड पे उसका जो मेन मेन्यू था या जो भी था वो चूंकि इसके साथ सेलेक्टेड नहीं था, इसलिए वो सिर्फ सीपीयू का लोड और जल्दी जल्दी उसको रिफ़्रेश कर रहा था और आप उसमें मज़ीद कोई काम नहीं कर पा रहे थे। अगर और कोई मेन्यूज़ होते तो मे भी कि हम उस मेन्यू पे चले जाते तो ये रिफ़्रेश का जो काम है ये ना होता, बट सिर्फ हमने चूंकि एक ही वो चीज़ उसको सेलेक्ट की थी तो वो इस तरह से आ गई। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप रोल्स या प्रिविलेजेस असाइन करें तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है और ये अगर सिर्फ सिंपल एक हम असाइन कर रहे हैं तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा। अच्छा जी, ये दोबारा हम लॉगिन में आ गए, यूज़र मैनेजर, और दोबारा इसको एडिट करते हैं। बल्कि इसको यहाँ से एडिट की बजाय हम ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में प्रिविलेजेस चेंज करते हैं। अब ये इसमें यूज़र 1 यूज़र 2 दोनों हैं और इसके असाइन प्रिविलेजेस ये हैं। चलें कुछ एक आध और प्रिविलेज इसमें असाइन करते हैं। स्टेटस में इंटरफेस और अच्छा, मल्टीपल जब आपने सेलेक्ट करने होंगे तो एक पे आपने क्लिक किया, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे और दूसरे क्लिक करेंगे तो ये साथ साथ इस तरह से सेलेक्ट होते जाएंगे। अगर एक पे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ एक ही फिर सेलेक्ट होगा। चलें इसी को बस काफ़ी है, ये टेस्टिंग है तुम कर दो। इसको हमने कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये 3 जो है प्रिविलेजेस हमने असाइन कर दी हैं। ग्रुप जो है वो गेस्ट है और उसके अंदर जो 2 यूज़र्स हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2, दोनों को ये प्रिविलेजेस असाइन हो गई हैं। अब एक बार फिर हम जाते हैं, उसको यहाँ से लॉग आउट करते हैं और यूज़र 1 लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब ये देखें सिस्टम के जो था वो वहीं पे है और ये स्टेटस का भी है, लेकिन ये इसको करने नहीं दे रहा। एक मिनट में इसको कम से कम इसमें से हटा दूं और फिर इसको चेक करते हैं कि किस तरह से। ग्रुप और सीपीयू लोड जो था, जो इस तरह से प्रॉब्लम दे रहा था, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 प्रिविलेजेस रह गए। इसको चेक करते हैं, यूज़र 1। ठीक है, ये देखें ये आ गया। अब हमने 2 चीज़ें उसको असाइन की थी, एक स्टेटस में गेटवेज और इंटरफेस। अब ये जो इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है, मॉनिटरी है, वो हमें शो कर रहा है और गेटवे जो है हमारा उसकी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। अब DHCP6 यानी IPv6 का तो गेटवे है नहीं, जो हमारा एक ही डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसकी सेटिंग वो हमें शो कर रहा है। अब ये नॉर्मली इस तरह का यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों आती है? मोस्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, साथ में उसके एसोसिएट मेंबर्स भी होंगे, यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर होगा या जूनियर कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और आप चाहते हैं कि सारे एक्सेस उसको ना दिए जाएं, कि ये ना हो कि वो कुछ काम करते हुए उसका ख्याल ना रहे, जूनियर है, एक्सपीरियंस नहीं है और आप सिक्योर करना चाह रहे हैं अपने सर्वर को, तो वो सिस्टम वाइड चेंजेस जिन ऑप्शंस पे अवेलेबल है वो आप उसको एक्सेस नहीं देना चाह रहे, तो आप इस तरह से एक यूज़र या ग्रुप क्रिएट करते हैं और उन लोगों को उसमें एक्सेस दे देते हैं जो आप चाहते हैं कि मॉनिटरी तो इस सिस्टम की करें, इस फायरवॉल की करें, लेकिन इसमें सिस्टम वाइड जो चेंजेस हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस है, वो ना कर सके। तो मोस्टली ज़्यादातर जो है वो इसके लिए यूज़ होता है। प्लस
अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट कैप्टिव पोर्टल के टॉपिक पे जाएंगे, उसमें भी आप लोकल यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि वहाँ पे यूज़र की अथेंटिकेशन लोग रेडियस सर्वर के थ्रू या एलडैप सर्वर के थ्रू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन मैनुअली यूज़र्स क्रिएट करना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। अब लेट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 250-300 लोग हैं, 400 लोग हैं, और वन बाय वन अगर आप इस तरह से यूज़र क्रिएट करेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये होता है कि ऑलरेडी आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है, तो आप उसी को यूटिलाइज़ करते हैं, उसी के थ्रू यूज़र्स को अथेंटिकेट करवाते हैं। या रेडियस सर्वर आपने कहीं कॉन्फ़िगर किया हुआ है लिनक्स बेस्ड सर्वर पे, और तो वहाँ से आप उसको अथेंटिकेट करवा सकते हैं। इवन अगर आप लोगों को याद हो, शुरू में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स या एडिशनल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें रेडियस सर्वर भी आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एडिशनल कोई सर्वर रेडियस का नहीं है और रेडियस के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोकली इसी सिस्टम पे एज ए पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन और वो सेटिंग तो खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब पैकेज मैनेजर्स पे हम जाएंगे टॉपिक पे, तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो सिंपली पैकेज मैनेजर में आप कोई पैकेज सेलेक्ट करते हैं, वो डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, फिर उसके ऑप्शन आपको मेन्यूज़ में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और फिर सर आप अगर इजाज़त देते हैं क्वेश्चन करने। जी 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 सर जिस तरह आपने कहा कि मतलब मुख्तलिफ तरह के मतलब मेथड्स है कि जिसमें हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो जी गुड प्रैक्टिस क्या है कि हम मतलब PFSense के थ्रू यूज़र्स को क्रिएट करें या मतलब किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर उसके थ्रू हम फिर यूज़र्स को क्रिएट करें और फिर इसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करें? सर, इस तरह है कि इसमें दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल सर्वर ना हो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है फॉर एनी रीज़न, वो उसकी कनेक्टिविटी थ्रू नेटवर्क PFSense के यानी इस फायरवॉल के साथ नहीं है, तो वो डेफिनेटली जो यूज़र इसके ऊपर आएगा वो अथेंटिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब PFSense अथेंटिकेशन सर्वर को देखेगा और उसको वो नहीं मिलेगा, तो वो अथेंटिकेट कहाँ से करेगा। लेकिन इसके इंटरनल, और दूसरा ये है कि इंटरनल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो अथेंटिकेशन, तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि मैनुअली वन बाय वन आपको यूज़र्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी है, उसमें सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, आप CVS के थ्रू भी पावर शेल में जाके एक साथ यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर बैक एंड पे भी आप PFSense में जाते हैं, तो वो उस तरह से बल्क में यूज़र क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपका PFSense आपने सेटअप किया है और आपका नेटवर्क का सेटअप भी नया है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें यूज़र आ रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट रहता है कि आप यूज़र जो क्रिएट करते हैं वो इंटरनली हों, ताकि एक्सटर्नल सर्वर और उसका एक्सेस का मसला, कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है, लाइट की वजह से सर्वर डाउन है, तो फिर अथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब मिसाल इसकी इस तरह से भी दे सकता हूँ कि अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी से अथेंटिकेशन करवाई है VPN की, और एक यूज़र VPN पे लॉगिन हो रहा है वाया PFSense, लेकिन किसी वजह से आपका जो डोमेन कंट्रोलर है या विंडोज सर्वर है, वो अगर डाउन है नेटवर्किंग की वजह से, पावर की वजह से, या एनी अदर रीज़न, वो PFSense को एक्सेसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो अथेंटिकेशन नहीं होगी और वो यूज़र आपके इसके नेटवर्क पे लॉगिन नहीं हो सकता। तो इंटरनली इसके लोकल डेटाबेस को यूज़ करके या यहाँ पे ही सर्वर क्रिएट करके यूज़र क्रिएट करना, या एक्टिव डायरेक्टरी, दोनों के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। वो फिर आप अपनी इन्वायरमेंट को और अपने उसको देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दोनों आपको फुल सिक्योरिटी और सब कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये आ जाता है कि आपकी इन्वायरमेंट में आपको कौन सा इजी काम आपके लिए इजी है, और कौन सा काम आप इजीली कर सकते हैं जो आपके इन्वायरमेंट में सही से चल सके। सिर्फ इसका डिफरेंस आता है। अदरवाइज़ अगर आप लोकल यूज़ करते हैं या अथेंटिकेशन एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, तो उसमें जो अथेंटिकेशन या सिक्योरिटी वाइज कोई इशू नहीं है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं।
थैंक यू सर। अच्छा, ओके जी। अच्छा, आगे अब चलते हैं। इसमें ये हमने देख लिया कि इस तरह से आप यूज़र्स को प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, एडमिन से दोबारा लॉग इन करते हैं। ये तो हमारे पास यूज़र्स आ गए कि हमने यूज़र क्रिएट कर लिए। अब इन यूज़र को इसके ऊपर हमने एक्सेस भी दे दिया कि क्या चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं अगर pfSense को वो लॉगिन करते हैं और क्या चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। अब किसी भी फायरवॉल में, स्पेशली आजकल के वक्त में, गेस्ट नेटवर्क का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, गेस्ट नेटवर्क की। क्योंकि अब जैसे कोई कंपनी है, ऑफिस है, इवन कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक तो स्टाफ मेंबर्स हैं वो लॉगिन होते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ विजिटर्स भी आ सकते हैं बाहर से, उनको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। इवन बाज़ औक़ात कोई इवेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आप चाहते हैं कि इंटरनेट का एक्सेस तो उनको मिल जाए, बट वो हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज एक्सेस ना कर सके। उसके लिए हमेशा जो गेस्ट नेटवर्क है वो यूज़ किया जाता है। अब गेस्ट नेटवर्क की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो एक स्टैंडर्ड है, वो नॉर्मली फॉलो किया जाता है। हमेशा आपका गेस्ट नेटवर्क का जो इंटरफेस है या वीलैन है या वर्चुअल नेटवर्क है, वो कोशिश की जाती है, एक स्टैंडर्ड यानी प्रैक्टिस है कि वो सेपरेट नेटवर्क पे हो। वो उस नेटवर्क पे ना हो जिस पे आपका लोकल नेटवर्क है। एक्सटर्नल तो खैर है ही एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली आप एक की बजाय दो नेटवर्क क्रिएट करते हैं। एक नेटवर्क जो आपका अपना लोकल नेटवर्क है वो हो जाता है, और दूसरा आप वायरलेस के लिए या सिंपली वाईफाई के लिए या गेस्ट नेटवर्क के लिए एक इंटरफेस डेडिकेट कर देते हैं, ताकि जब रिक्वायर्ड हो आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकें, या उसकी जो भी आप गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करें उसका एक्सेस उस नेटवर्क पे दें, ताकि उस नेटवर्क पे जो जो कनेक्ट है वो सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर सके, या जो एक्सेस भी आप अलाउ करना चाहते हैं वो कर सके, और कोई नेटवर्क पे एक्सेस ना कर सके। इसके लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो आपके पास फायरवॉल में एक तीसरा इंटरफेस भी होना चाहिए। अभी तो मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं विद 2 इंटरफेसेस, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। असाइन तो हो सकता है लेकिन मैं उसको यूटिलाइज़ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको किया नहीं है। बाकी जितनी भी ये सेटिंग है हम लेन के ऊपर ही इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो गेस्ट नेटवर्क के लिए हमारे पास नॉर्मली जो होता है कैप्टिव पोर्टल। अब कैप्टिव पोर्टल क्या है? कैप्टिव पोर्टल ये है कि जब इस नेटवर्क पे कोई रिक्वेस्ट आती है इंटरनेट एक्सेस की, तो फायरवॉल उसको डायरेक्टली अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि जी पहले आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएं। अब ऑथेंटिकेट करवाने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। वो जब हम कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो ऑप्शन यूज़र के सामने आते हैं, और उसकी बेस पे यूज़र को फायरवॉल ऑथेंटिकेट करता है, और फिर वो जो रिसोर्सेज उसको असाइन किए गए होते हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करना शुरू करते हैं। एक 2 मिनट मुझे दें ज़रा, मैं कंटिन्यूस बोल के मुझे प्यास लगी, मैं पानी ज़रा पी लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। श्योर सर।
ओके जी, कैप्टिव पोर्टल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जोन नेम जो है वो आप कोई भी दे देंगे। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ गेस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जी ये गेस्ट नेटवर्क है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अब जब इसको हमने क्रिएट कर दिया या एक्टिव कर दिया, हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स आ गई हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। ये कैप्टिव पोर्टल की जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप वो करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास ये है। इसको इनेबल पे जब क्लिक करते हैं तो ये सारी सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो जाती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है इंटरफेसेस। अब जैसे शुरू इससे पहले मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? इट्स क्लियर सर। अच्छा, ओ सॉरी, चलें ठीक है, मैंने कहा शायद मेरे माइक बंद है। ओके, अच्छा, तो इसमें इंटरफेसेस आ जाते हैं जो आपने सेलेक्ट करना होता है और जो इंटरफेस आप इस कैप्टिव पोर्टल के लिए यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस हमारे केस में अभी हमारे पास चूँकि सिर्फ लैन है तो मैं उसको ही सेलेक्ट करूँगा। अगर आप कोई इस तरह की इन्वायरमेंट है कि जो एक्चुअली वैन नहीं है लेकिन वैन की साइड पे आप इसको कैप्टिव पोर्टल यूज़ करना चाहें तब आप ये सिलेक्ट करेंगे। इस वक्त मैं इसको लैन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं इसके। नॉर्मली जो मैक्सिमम कंकरेंट कनेक्शंस ये ब्लैंक ही हम छोड़ते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके मुख्तलिफ़ ऐप्स मुख्तलिफ मल्टीपल कंकरेंट कनेक्शंस बनाती हैं वेब पोर्टल पे, कैप्टिव पोर्टल पे, तो वो हम उसको लिमिट कर देंगे तो वो फिर यूज़र को यूज़ करने में या इंटरनेट एक्सेस में शायद इशू आ सकता है। तो नॉर्मली हम इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं, अनलेस कि आपको कोई इस तरह का इशू है कि आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं है या बैंडविड्थ के कोई इश्यूज है, उसकी वजह से आप इसको लिमिट करना चाहें तो वो आप कंकरेंट कनेक्शंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है आइडल टाइम आउट। आइडल टाइम आउट जितने भी ये ऑप्शन है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे दी गई है कि ये किस पर्पस के लिए। क्लाइंट कैन बी विल बी डिस्कनेक्टेड आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। मतलब ये है कि अगर आप इसमें मिनट्स डिफाइन करते हैं तो उतनी देर के बाद ऑटोमेटिकली जो अगर इन एक्टिविटी हो, मतलब है यूज़र वेब कैप्टिव पोर्टल पे कनेक्ट तो है लेकिन नेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, इनएक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि जो कंकरेंट कनेक्शंस या सेशंस जो क्रिएट हुए हों वो बंद हो जाएं और बाकी यूज़र्स को ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो उसके लिए ये यहाँ पे आप अगर टाइम आउट मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ब्लैंक होगा तो वो कोई टाइम आउट नहीं होगा। वो अगर एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही वो यूज़र इस कैप्टिव पोर्टल पे कनेक्ट रहेगा। फिर साथ ही हार्ड टाइम आउट है, अगर ये मेंशन कर देंगे तो चाहे वो एक्टिविटी उसकी हो रही है या नहीं हो रही है वो मस्ट जो है उसको डिस्कनेक्ट करेगा। बट ये है कि वो फ़ौरन दोबारा रिकनेक्ट हो सकते हैं लेकिन उसको डिस्कनेक्ट ज़रूर करेगा। फिर ओवरऑल इस कैप्टिव पोर्टल की आप ट्रैफिक कोटा जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं कि क्लाइंट विल बी डिस्कनेक्टेड आफ्टर एक्सीडिंग दिस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। मतलब ये कि आप एक फिक्स कोटा रख दें, ठीक है, कि एक सेशन में या एक सेशन जब सब वो यूज़र कनेक्ट करता है तो वो कितने मेगाबाइट्स डाउनलोड अपलोड इंक्लूडेड कितना यूज़ कर सकता है, 100 MB, 500 MB, 1 GB। तो वो उसके बाद वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा और दोबारा वो उसको लॉग इन करने का कहेगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास है ये पास थ्रू क्रेडिट पर मैक एड्रेस। इसका मतलब ये है कि मैक एड्रेस की बेस पर आप लिमिटेशन लगा सकते हैं कि एक यूज़र या एक मैक एड्रेस कितनी बार
कनेक्ट हो सकता है और उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको अलाउ नहीं करेगा। तो वो चीज़ अगर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहें तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है उसमें तो खैर इतनी ज़्यादा डिटेल में सेटिंग नहीं की जाती क्योंकि ये गेस्ट नेटवर्क है, बट ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर फॉर एनी रीज़न आपने इसको कॉन्फ़िगर करना हो। इसी तरह वेटिंग पीरियड रिस्टोर थ्रू पास थ्रू क्रेडिट, यानी जो क्रेडिट ऊपर मेंशन किए हैं वो उसके अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उसका वेटिंग पीरियड भी ख़त्म हो जाए तो कितनी टाइम बाद वो रीसेट हो जाए वगैरह वगैरह। इसी तरह वेटिंग पीरियड रीसेट है। लॉग आउट, इनेबल लॉग आउट पॉपअप विंडो। जब आप लॉग इन करते हैं तो एक विंडो या एक पेज आपको अलग से शो होता रहता है जिस पे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन होता है। अगर आप खुद से जो कनेक्टिविटी आपकी बन गई है उसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो वो ऑप्शन है। अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो वो आएगा वो ऑप्शन, अदरवाइज आपने सिंपली लॉग इन कर दिया, बस आपका सेशन जो है वो कनेक्ट हो गया। तो टेस्टिंग की बेस के लिए हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये यूआरएल है कि ऑथेंटिकेशन से पहले अगर यूज़र कोई एक्सेस करता है तो उसको किस पेज पे ले जाए, वो आप कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर सकते हैं। और फिर आफ्टर ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने cnn.com लिखा है लेकिन वो मुझे पोर्टल पे, कैप्टिव पोर्टल पे ले गया कि पहले आप ऑथेंटिकेट करें अपने आप को, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली cnn.com पे ही ले जाएगा, अनलेस कि यहाँ पे अगर मैं कोई और वेबसाइट का एक्सेस उसमें मेंशन कर दूँ, google.com या कोई और, तो वो उसको उधर से उस जो इंटरनेट जो उस यूज़र ने वेबसाइट मेंशन की है उसकी बजाय इस वेबसाइट पे ले जाएगा जो यहाँ पे एड्रेस दिया होगा। फिर ये ब्लॉक मैक एड्रेसेस विल बी रीडायरेक्ट टू दिस यूआरएल। ये अगर आपका लोकली नेटवर्क पे कोई सर्वर चल रहा है और कोई पेज आप ब्लॉक का डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो आप यूआरएल यहाँ पे दे देंगे, और जो मैक एड्रेसेस ब्लॉक होंगे जब उससे कोई अटेम्प्ट होगी एक्सेस की तो वो उसको रीडायरेक्ट करेगा और उस पेज पे यूआरएल पे ले जाएगा जहाँ पे आपने कोई ब्लॉक के हवाले से कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले किया हुआ है, या इस तरह की कोई और यूआरएल पे उसको ले जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन भी नॉर्मली इतना यूज़ नहीं होता। इफ़ इनेबल कनेक्टेड यूज़र वोंट बी डिसकनेक्ट आफ्टर ड्यूरिंग pfSense रिबूट, यानी कि अगर कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कोई यूज़र ऑलरेडी कनेक्टेड है और फॉर सम रीज़न अपडेट की वजह से या किसी वजह से pfSense रिबूट हुआ है तो वो सेशन दोबारा उसको देखता है, और अगर वो सेशन की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है तो वो दोबारा से उसको कनेक्ट कर देता है। यूज़र को दोबारा लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा ये वाला जो ऑप्शन है कंकरेंट यूज़र लॉगिन, ये मोस्टली लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि एक यूज़र कैप्टिव पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद जो उसका सेशन है, यानी वो एक सेशन हो, मिसाल के तौर पे एक आईडी एक यूज़र हमने क्रिएट किया, वो कैप्टिव पोर्टल पे लॉगिन हो गया और वो सेम आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे सिस्टम से कोई एक्सेस करता है तो उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन है: डिसेबल, मल्टीप्लाई, फर्स्ट लॉगिन, लास्ट लॉगिन। डिसेबल का मतलब ये है कि वो मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट नहीं हो सकता, बस एक बार ही कनेक्ट होगा और बस बात ख़त्म। इसी तरह अगर आप मल्टीपल यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो तमाम यूज़र जो कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कनेक्ट हुए हैं वो मल्टीपल टाइम कनेक्ट हो सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, उसमें रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं होगी। इसी तरह लास्ट लॉगिन का मतलब यह है कि एक यूज़र नेम और पासवर्ड किसी एक को भी पता है, दूसरे को भी पता है, तो जो लास्ट में एक लॉगिन हो गया उसके बाद दोबारा कोई दूसरा बंदा दूसरी डिवाइस से वही सेम यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करेगा, वो लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट वन, उसके सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही पहले वाला दोबारा लॉगिन करेगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट लॉगिन उसका है। तो वो आप डिपेंड करता है कि आपकी इन्वायरमेंट नेटवर्क की क्या है, उस हिसाब से आप इसको सेट करते हैं। नॉर्मली जो ऑप्शन सेलेक्ट किए जाते हैं या तो डिसेबल रखा जाता है कि कंकरेंट लॉगिन्स अलाउ ना हो, या फिर या मल्टीपल आप अलाउ कर देते हैं कि हाँ जी अलाउ हो, एक यूज़र एक से ज़्यादा जगह से या ज़्यादा सिस्टम से भी लॉगिन कर सकता है। तो वो आप अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम एक ही हमारी मशीन है और एक ही हम लॉगिन करेंगे तो इन ऑप्शन से यहाँ पे तो जो इफ़ेक्ट है या डिफरेंस है वो फील तो नहीं होगा, बट ये
एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉर्मली लोग कॉन्फ़िगर मस्ट करते हैं। अच्छा, मैक फ़िल्टरिंग अगर डिसेबल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। पास थ्रू मैक ऑटो एंट्री, अब ये मैक के हवाले से अगर मैक एड्रेसेस के बेस पे आप ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ये उन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। मैक के में ये है कि अगर आपने मैक के थ्रू किसी को अलाउ किया है, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जहाँ पे यूज़र लॉगिन नहीं होता। लेट्स से आपका कोई आईओटी की डिवाइस है या कोई आपका सर्वर है जिस पे लॉगिन डायरेक्टली कोई नहीं होता और आप उसको एक्सेस इंटरनेट का देना चाह रहे हैं थ्रू, रीज़न ये है कि जी वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह ओएस जो है अपडेट करते रहें या कोई और वजह है जिसकी वजह से आप देना चाह रहे हैं, तो वो आप मैक के थ्रू उसको अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे ये ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो फर्स्ट टाइम मैक देखेगा और उसकी बेस पे उसको अलाउ कर देगा और अपने पास उसकी एक डेटाबेस में अपने पास एक एंट्री कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यही मैक एड्रेस देखेगा तो विदाउट इसकी यानी चेक किए हुए वो सिंपली उसको अलाउ कर देगा, क्योंकि उसकी एंट्री उसके पास ऑलरेडी मौजूद होगी। तो ये उस तरह के ऑप्शंस के लिए है। फिर पर यूज़र बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन, फायरवॉल्स या आजकल pfSense या ये और कोई इस तरह की फायरवॉल जो लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली एक रीज़न ये भी होता है कि वो यूज़र बेस्ड बैंडविड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर सके, कि ऐसा ना हो कि एक यूज़र फुल यूटिलाइज़ कर ले आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ और बाकियों को कुछ भी ना मिले। बाज़ औक़ात कुछ एप्लीकेशन या चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इतने एक्सट्रीम पे डाउनलोड या बैंडविड्थ यूज़ करती हैं कि अगर दूसरे नेटवर्क पे, उसी नेटवर्क पे और जो लोग या डिवाइसेस होते हैं वो उनको इंटरनेट मिलता ही नहीं है। तो उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप यहाँ पे ओवरऑल एक ऑप्शन दे सकते हैं। सेलेक्ट यहाँ पे इसको इनेबल कर लें तो डाउनलोड और अपलोड किलो बिट्स में आप स्पीड मेंशन कर सकते हैं कि ये कितनी स्पीड आप ईच यूज़र को देना चाहिए। और इसके अलावा जो कैप्टिव पोर्टल पेज है वो अगर आप कस्टम सेट करना चाहें तो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनेबल कर दें तो यहाँ से चूज़ फाइल और वगैरह वगैरह उसकी सारी सेटिंग है। उसकी वो डिज़ाइन का एक ऑप्शन है, उसमें हम नहीं जा रहे, सिंपली इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी ये जो डिफ़ॉल्ट कैप्टिव पोर्टल का जो लॉगिन पेज होगा उसमें आप लोगो वगैरह और बैकग्राउंड डिस्प्ले जो इमेज है वो आप अगर चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन जो आप चाहते हैं कि वहाँ पे कैप्टिव पोर्टल के पेज पे नज़र आए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कैप्टिव पोर्टल की सेटिंग तो हो गई, अब इसमें मेंशन या कॉन्फ़िगर करना है ऑथेंटिकेशन मेथड कि ऑथेंटिकेशन आप किस तरह से करवाना चाहेंगे कैप्टिव पोर्टल की। अब इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। एक ऑथेंटिकेशन बैकएंड, मीनिंग कि आपके पास ऑथेंटिकेशन का कोई मेथड है उसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन मस्ट करवाना चाह रहे हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है डोंट ऑथेंटिकेट यूज़र, मतलब है यूज़र को ऑथेंटिकेट ना करो, सिंपली जब वो कैप्टिव पोर्टल पे आएगा उसको एक सिर्फ कैप्टिव पोर्टल का पेज नज़र आएगा और उसमें लॉगिन का बटन होगा, वो प्रेस करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। और तीसरा है रेडियस मैक ऑथेंटिकेशन, अगर आपका रेडियस सर्वर है और उसमें आपने मैक एड्रेस के थ्रू ऑथेंटिकेशन करवानी है तो आप फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे ऑथेंटिकेशन सर्वर में फिर आपको मैक जो रेडियस सर्वर है वो उसका ऑप्शन नज़र आएगा, आप फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ये उससे रिलेटेड ऑप्शन है रीऑथेंटिकेट यूज़र, मैक का रेडियस का जो मैक एड्रेस उसका सीक्रेट वो आप इसमें मेंशन करेंगे और फिर HTTPS के वो ऑप्शन है। अब भी हमारा चूँका ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो लोकल डेटाबेस है, इसको आप जब क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि ये आपने इसको सेलेक्ट किया। अगर आपने इसको ये इस तरह से है तो इसका मतलब है कि ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आप इसको क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसके लिए ऑथेंटिकेट के ऑप्शन और मुख्तलिफ जो ऑप्शन है और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारे पास कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर हो गया गेस्ट नेटवर्क के लिए और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन वो हमने कर ली है। अब आप इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। अभी अगर मैं सिंपली
एक इसको मैं फिल वक्त के लिए डिसेबल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिस्टम ये लेन पे इसका एक क्लाइंट साइड का सिस्टम है और उसी के थ्रू हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। देखिए अभी इंटरनेट चल रहा है, कोई हमारे पास अथेंटिकेशन उसने मांगी नहीं है। जो हमने एक डिफ़ॉल्ट रूल क्रिएट किया हुआ है कि जी लोकल नेटवर्क से जो भी रिक्वेस्ट आए उसको एंटरटेन कर दें, तो ये उसी की बेस पे चल रहा है। अभी हम इस कैप्टर पोर्टल को इनेबल करते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट वही है, कंकरेंट डिसेबल है, ठीक है, और अथेंटिकेशन मेथड भी सेलेक्टेड है और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अभी हम दोबारा इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे सामने कैप्टिव पोर्टल का पेज आ गया है, जहाँ पे हमने एक मिनट अथेंटिकेशन इसकी हमने अथेंटिकेशन क्या रखी थी इसकी, अच्छा लोकल डेटाबेस रखी थी। अगर इसको डोंट पहले यहाँ ये सब चेक करते हैं। ये देखिए ये आपके पास पेज आ गया है। अथेंटिकेशन तो वो मांग रहा है, लेकिन बैकएंड पे चूंकि हमने सेलेक्ट ये किया हुआ है कि डोंट अथेंटिकेट, तो वो उस हवाले से अथेंटिकेट का कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपली कह रहा है कि लॉगिन यहाँ पे आप उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह अगर कोई बैकग्राउंड पे पिक्चर और इस तरह कुछ देना चाहें, सिर्फ इसलिए कि यूज़र्स को पता चले कि वो किस नेटवर्क पे लॉगिन हो रहे हैं, तो वो आप दे सकते हैं। अब लेट से कोई ऐसा इवेंट है जो आपके गेस्ट हैं और उसमें आपने सिर्फ उनको इंटरनेट एक्सेस देना है और ये भी आप नहीं चाह रहे कि हर एक को आप यूज़र नेम पासवर्ड दें और उसके बाद वो कनेक्ट हों, और सिंपल एक एक्सेस देना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनको कंफर्म हो कि वो सेम आपके ही नेटवर्क पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। अब जब मैं इसको लॉगिन कर दूंगा तो उसके बाद ये देखें जो पॉपअप का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था वो ये वाला ऑप्शन आ गया। अगर यहाँ से मैं इसको मैन्युअली डिस्कनेक्ट का बटन प्रेस करूँगा तो सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं दूसरे पेज पे अगर इंटरनेट एक्सेस करूँ, ठीक है, ये एक्सेस कर रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बंद करके दूसरा, तो चूंकि सेशन ड्रॉप हो गया, या तो हमें दूसरा लॉगिन का पेज यानी कैप्टिव पोर्टल का दोबारा से शो कर देगा, या पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड का मैसेज दे देगा। ठीक है, यानी इस वक्त ये इंटरनेट इस पर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको, ये देखें, ये उस काफ़ी देर उसने ट्राई की, जब उसको कुछ नहीं मिला तो उसने दोबारा से ये पेज ओपन कर दिया। अब अगर मैं इसको लॉगिन कर दूं, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट का आ गया और ये देखिए यहाँ पे अभी ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये एक ऑप्शन हो गया हमारे पास। अगर आप अथेंटिकेट नहीं करवाना चाह रहे, सिंपली लोगों को शो करना चाह रहे हैं कि वो किस नेटवर्क पे कनेक्ट हैं, और अगर हम इसको अथेंटिकेट लोकल डेटाबेस से करवाना चाह रहे हैं, इसको हमने सेव कर दिया, ये दोबारा क्लोज करके और दोबारा से आई थिंक सेशन, अच्छा अब यहाँ पे देखें मैंने किया है, उसको सेटिंग तो चेंज कर दी है, लेकिन उसका जो ऑलरेडी सेशन क्रिएटेड था वो कनेक्ट है। उसको चेक करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि स्टेटस में आएंगे और स्टेटस में कैप्टिव पोर्टल है, इसको आप देखेंगे तो ये देखें वो
अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन तो उसमें बंद की हुई थी, तो ये वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इस सेशन को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई सेशन, तो हम जो कनेक्टर था उसको ड्रॉप कर दिया। अब हमारे पास ये थोड़ा सा चेंज आ गया है, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। अब हमने इसमें ऑलरेडी 2 यूज़र क्रिएट किए हुए हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2। इसको मैं दे देता हूँ यूज़र 1, और पासवर्ड उसका जो है वो हम इसमें दे के उसको इंटर कर देते हैं। एक्सेस डिनाइड। आई थिंक इसकी अभी तक वो रिलोड नहीं हुआ सेटिंग। अच्छा जी, लोकल डेटाबेस सेलेक्टेड है, और इसको एक मिनट, ये आई थिंक यूज़र के जो हमने ग्रुप्स क्रिएट किए थे उसकी सेटिंग का मसला है, क्योंकि उसमें हमने कुछ चीज़ें उसको असाइन की थी, सब में भी कि उसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। उसको चेक करते हैं। मैं इनके जो हमने एक्सेस थे, प्रिविलेजेस थी, वो मैं इस वक्त इसको हटा रहा हूँ, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि ये रीज़न यही है या नहीं है। स्टेटस देख लेते हैं कि ऑलरेडी सेशन हमारा क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, इसको अभी चेक करते हैं। चलिए, ये आ गया, इसको अब चेक करते हैं। सस्टेनेबिलिटी।
log out, disable authenticate local. सेटिंग तो सारी ठीक है। चलिए ये मैं इसका देख लूँगा कि ये क्यों एरर दे रहा है। बहरहाल ये इस वक्त जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बताना कि कैप्टिव पोर्टल को आपने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, और इसके कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट मैं इसको ज़रा डिसेबल करके पहले चेक कर लेता हूँ कि ये इसकी वजह है या कोई और रीज़न है। अभी ये कैप्टिव पोर्टल की सर्विस मैंने रिस्टार्ट की है, चेक करते हैं कि क्योंकि बाज़ औक़ात इसकी सर्विसेज रिस्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है और हमने जल्दी को कर देते हैं चीज़ें चेंज वेंज करने में, तो इसमें अक्सर ये इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। चलें, जब तक ये लोड होता है इसको चेक करते हैं, उस वक्त तक ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बाद में देख के कल आप लोगों को बता दूंगा कि क्या इशू आ रहा है।
सेकंड हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है मैक की बेस पे अगर आप कैप्टिव पोर्टल में कोई डिवाइस को अलाउ करना चाहते हैं या जो भी है, उसके लिए आप यहाँ पे मैक में आएंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें एक्शन है आपके पास पास एंड ब्लॉक, कि इस मैक एड्रेस को आप एक्सेस अलाउ करना चाहते हैं या ब्लॉक करना चाहते हैं, वो प्लस आप देंगे मैक एड्रेस। जो भी मैक एड्रेस उस डिवाइस का होगा वो आप देंगे, उसका कोई नाम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर आप बैंडविड्थ लिमिट करना चाहते हैं कि ये सिस्टम, ये डिवाइस एक लिमिट से ज़्यादा बैंडविड्थ यूटिलाइज ना करे, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो उस पर कोई लिमिट जो है इन्फोर्स नहीं होगी। जितनी बैंडविड्थ अवेलेबल होगी वो अगर यूज़ करना चाहे तो वो उसको यूज़ कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आईपी एड्रेस। आईपी की बेस पे अगर कोई डिवाइस सिस्टम कोई आप एक्सेस देना चाह रहे हैं कैप्टिव पोर्टल पे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऐड में जाएंगे, सेम उसी तरह से आईपी, उसका सबनेट, अगर पूरा नेटवर्क आप उसको अलाउ कर रहे हैं तो वो नेटवर्क पूरा उसको असाइन करके उसकी डिस्क्रिप्शन और फ्रॉम एंड उसकी जो ट्रैफिक की डायरेक्शन है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर कोई ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट। अदरवाइज बहुत ही होता है, क्योंकि बहुत तमाम जो डिवाइसेस एप्लीकेशंस है वो इन आउट, ट्रैफिक इन और ट्रैफिक आउट दोनों पे ही काम कर रही होती हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी तरह बैंडविड्थ भी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अभी सर्विस काफ़ी देर के बाद रिस्टार्ट हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली पेज ओपन हो गया। अब इसको अगर हम लॉगिन कर दें तो वो सिंपली उसी तरह लॉगिन हो जाएगा। बाकी यूज़र्स का जो एरर आ रहा है वो मैं चेक करके तो कल इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आईपी का मैं बता रहा था, आईपी एड्रेसेस। इसी तरह होस्ट नेम, अगर आप होस्ट नेम की बेस पे कोई सिस्टम असाइन करना चाहते हैं एक्सेस, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ऐड पे जाएंगे और सेम वही उसी तरह सेटिंग्स हैं। डायरेक्शन आप मेंशन करेंगे, वो होस्ट नेम जिससे ये एक्सेस पी एफ सेंस की जो कैप्टिव पोर्टल आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो होस्ट नेम देंगे। अब होस्ट नेम में मैं पहले भी कहा है कि जहाँ पे होस्ट नेम यूज़ होंगे उसके लिए इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका नेटवर्क पे डीएनएस सर्वर है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो। डिस्क्रिप्शन दे देंगे बैंडविड्थ एज जैसे पहले बाकियों के लिए था, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर इसमें हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली अगर आपके नेटवर्क पे एक से ज़्यादा PFSense सर्वर्स हो और आपने उनको लोड बैलेंसिंग में कॉन्फ़िगर किया हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करके उसको प्राइमरी और सेकेंडरी करके उसकी सेटिंग करके आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी का इंशाल्लाह टॉपिक आगे आएगा, उसमें कि आप उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसमें जब वो कॉन्फ़िगर हो जाए दूसरा सर्वर, तो वो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर ये फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर बेसिकली जो कैप्टिव पोर्टल है उसकी आप वो लुक एंड फील चेंज करने के लिए कुछ HTML के पेजेस या कुछ और इस तरह की चीज़ें अपलोड करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वाउचर्स हैं। अब वाउचर्स क्या चीज़ है, आपने यूज़र्स को एक्सेस दे दिया यूज़र के उसके यूज़र नेम की बेस पे, आपने एक्सेस दे दिया मैक की बेस पे, आपने एक्सेस दे दिया आईपी एड्रेस की बेस पे, होस्ट नेम की बेस पे। एक ऑप्शन आप हमारे पास आता है वाउचर्स का। अब वाउचर्स क्या चीज़ है, लेट्स एज्यूम कि आपके कोई आपकी कंपनी में इवेंट है जहाँ पे लेट्स से कोई सेमिनार है जहाँ पे 250-300 लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, आना है उसको, लेक्चर्स को या सेमिनार को अटेंड करना है और सबको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए डेफिनेटली इतने यूज़र्स क्रिएट करना और फिर हर एक को उसका पासवर्ड बनाना तो पॉसिबल नहीं होता, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इवन आजकल की जितनी भी मॉडर्न फायरवॉल्स हैं जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है उसमें ये ऑप्शन दिया गया है वाउचर्स का, वाउचर या टिकट का। वाउचर्स जब आप क्रिएट करते हैं तो वो आपको एक गेस्ट नेटवर्क के लिए कुछ टाइम के लिए, जो जिस तरह से आपने कॉन्फ़िगर किया हो,
एक वाउचर सा बना देता है जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड लिखा होता है। वो आप प्रिंट कर सकते हैं और जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं किसी सेमिनार के लिए या किसी इवेंट के लिए, वो आप उनमें सब प्रिंट आउट करके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो अपना कनेक्ट करना चाहता है वो जब पोर्टल पे आता है तो वो उसको वाउचर का जो ऑप्शन है वो आप नज़र आ जाता है। वाउचर में वो वाउचर नंबर देता है, इंटर करता है और वो लॉगिन कर लेता है। अब अभी तक आपने जो सेटिंग देखी उसमें वाउचर कहीं नज़र नहीं आया, स्पेशली कैप्टिव पोर्टल के पेज पे नहीं आया। जब यहाँ से उसको इनेबल करेंगे तब वो ऑप्शन वहाँ पे नज़र आएगा। ये कुछ वाउचर के जो अथेंटिकेशन के लिए कीज़ हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको जनरेट करके। और यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेशन का ऑप्शन है, वो आप क्लिक करेंगे तो ये की जनरेट हो जाएगी जो उसकी अथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। बाकी ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कितना रोल होना चाहिए, कितने बिट का होना चाहिए, ये सारी उसकी अपनी वाउचर के जो अथेंटिकेशन के हवाले से ऑप्शन हैं ये वो हैं। इसको सिंपली हम सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद ये चीज़ें तो सेव हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है वाउचर रोल्स का। आपने वाउचर जनरेट करने हैं। ये पहले हमने उसकी सेटिंग कर दी, कॉन्फ़िगरेशन कर दी, अब वाउचर जनरेट करने हैं। इसमें ऐड में आ जाएं। अब वो रोल नंबर यानी जो वाउचर की एक लिस्ट जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप जो है नंबर उस पर लिख देंगे। मिसाल के तौर पे ये वाउचर नंबर मेरा 11 है तो वो मैंने 11 लिख दिया, ताकि जब आप ये प्रिंट करें तो आपको पता हो कि ये कौन से नंबर का रोल आप यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर मिनट्स पर टिकट, एक टिकट पे आप कितने मिनट्स देना चाह रहे हैं। लेट से आपका जो सेमिनार इवेंट है वो 45 मिनट्स का है तो आप उसको 45 मिनट्स भी दे सकते हैं। लेट से हम 60 मिनट्स देते हैं, 1 घंटे का। काउंट, कितने आपने टिकट या वाउचर जनरेट करने हैं। मैं कहता हूँ जी 10 जनरेट करने हैं। 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ 10 कर सकते हैं। यानी ये देखें नंबर वाउचर जो है 1 से लेकर 1023 तक जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। और कोई कमेंट अगर आप देना चाहें तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब ये हमारे पास रोल नंबर 11 आ गया। इसमें पर टिकट जो मिनट्स हैं वो 60 हैं। टोटल 10 टिकट्स हैं। या तो एडिट करके इसकी कोई सेटिंग आप रोल नंबर जो का है वो चेंज कर सकते हैं, या नंबर ऑफ टिकट्स चेंज कर सकते हैं, या सिंपली इस रोल को डिलीट कर सकते हैं। और ये हमारे पास है एक्सपोर्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट की फाइल आ गई, ठीक है, जिसमें जो वाउचर्स हैं वो क्रिएट हुए होंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन जो हमने उसमें पहले दी थी वो आ गई है। और ये वो वाउचर्स हैं, अगर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहे हों, जो जनरेट ऑटोमेटिकली हुए हैं। अब लेट से इसमें से हम ये वाउचर उठाते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस वाउचर को टेस्ट करते हैं। इसमें दो ऑप्शन है कि आप वाउचर को टेस्ट करें कि ये वाउचर वैलिड है या नहीं है। इसमें ये टेस्ट वाउचर्स। अब वो जो वाउचर नंबर मैंने कॉपी किया था मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। अभी ये देखें बता रहा है कि ये उसका वाउचर का नंबर है जो भी है, गुड फॉर 60 मिनट्स, मतलब है ये 60 मिनट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा हम वेब पे जाते हैं।
ओह एक मिनट, वो ऑथेंटिकेशन उसमें मैंने ऑफ की हुई थी। पोर्टल इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि ये बैक एंड पे अपनी सर्विसेज एक्टिव कर ले। और इसका सेशन आई थिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ ये क्रिएटेड है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो 10 वाउचर क्रिएट हुए हैं, इसको फिर आप अपने तौर पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में, ताकि वो उसको यूटिलाइज करें। और टाइमिंग्स होंगी 60 मिनट्स। जब 60 मिनट्स के लिए यूटिलाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये एग्जॉस्ट हो जाएगा और कोई दूसरा इसको यूटिलाइज नहीं कर सकेगा। तो ये टेम्परेरी आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस अलाउ करते हैं अपने यूज़र्स को। और इसमें आपको ये भी याद नहीं रखना कि क्या वो करना है। अच्छा जी, ये देखें जी, कैप्टिव पोर्टल हमारा आ गया है। अब ये ऑथेंटिकेशन मेथड में फर्स्ट सेकंड भी आ गया, क्योंकि वो दोनों सर्वर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए थे, तो वो है। अब इसके नीचे अगर आप देखें तो वाउचर कोड का भी ऑप्शन आ गया है, क्योंकि वाउचर्स का जो ऑप्शन है वो हमने इनेबल किया है। अभी जो मैंने कोड ऑलरेडी कॉपी किया था उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसको लॉगिन करता हूँ। ये देखें जी, लॉगिन हो गया है। ठीक है, आप अगर अभी हम इसको इंटरनेट को एक्सेस करें, ठीक हो गया, ये अब इंटरनेट एक्सेस हो गया। और अगर आप आके यहाँ पे वाउचर्स को दोबारा टेस्ट कर, उसी वाउचर को मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ। ठीक है, वही टेस्ट करता हूँ। तो अब ये देखें, आपको कह रहा है कि 58 मिनट्स, यानी वो जितनी देर में वो लॉगिन हुआ है और ब्राउज़ करना हमने शुरू किया है, एटलीस्ट 1-2 मिनट गुजर गए। तो इससे जो भी वाउचर होगा उसकी आप ऑथेंटिकेशन भी चेक कर सकते हैं, ये कितनी देर के लिए अब वैलिड है। जितनी देर ये यूज़ होता रहेगा उसकी ये जो टाइमर है ये कम होता रहेगा। अभी 58 मिनट है, 1-2 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो शायद 55-56 मिनट होगा। तो इस तरह ये वाउचर्स जो है हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सर ऑप्शन इसमें देखें, 11/7 का सर क्या मतलब होता है सर? ये वाउचर कोड लेकर फिर 11/7 लिखा होता है सर। ये बैक स्लाइड टेस्ट वाउचर पर आप लिखे उधर ये 11/7 सर। अच्छा, आई थिंक उसने जो 10 जनरेट किए हैं ना, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आई थिंक यही वाला था, मैंने यही कॉपी किया है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो समझ आ रो, गई सर। रोल नंबर यानी जो हमने दिया था वो था, और उसमें से जो वाउचर नंबर है ये वो है, इसको मेंशन कर रहा है। सही है सर, ठीक है। ठीक है, एच जी एच, ये देखें ये वाला है। ठीक है, ये मैंने किया था, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो वो उस तरह से है। तो वाउचर का हमारे पास ये
फंक्शन है, ये बेनिफिट है कि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं मास ऑडियंस के लिए, और आप अपने नेटवर्क को यानी उनको डायरेक्टली यूज़र्स क्रिएट करने का भी मसला नहीं है, और आप उनको इंटरनेट का एक्सेस भी दे सकते हैं, और जो टेम्परेरी बेस पे होगा, आफ्टर जितने टाइम आपने उसमें मेंशन किया उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और कोई और उसको यूज़ भी नहीं कर सकेगा। तो ये हमारे पास आज कैप्टिव पोर्टल का ऑप्शन था। काफ़ी ये लेंथी टॉपिक था, तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। बाकी ये है कि ये आप अपनी मशीन्स पे जितना भी जो काम साथ साथ हो रहा है वो टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ सुन लेने से और यानी लेक्चर देख लेने से वो चीज़ आपको सही से यानी प्रैक्टिस ना हो तो वो समझ नहीं आती। जब तक कि आप खुद अप्लाई करते हैं, जब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर ज़्यादा समझ आती है। जैसे अभी मैं कर रहा था और वो यूज़र का एरर दे रहा था, वो मे बी कि सर्विसेज बैक एंड पे लोड हो रही थी और मैं जल्दी कर रहा था, तो शायद रीज़न ये है, लेकिन वो चेक करके इंशाल्लाह कल वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल में इनफ है, टाइम भी काफ़ी हो गया। अभी ये तो 9 पाकिस्तानी टाइम 9 बज गए हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो क्लास हमारी एक मिस हुई थी उसको कंपनसेट किया जाए जिस हद तक पॉसिबल हो, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हो भी गई है। तो इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आप लोग काइंडली ये जितना भी काम है ये इसको अपनी मशीन्स पे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल है, जी जो वीडियो आपने मुझे लिंक सेंड किया वो अभी प्ले करता है लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकती हाँ, वो वीडियो के। एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट के यानी टीम्स के ऊपर है ना। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडी हो और सेम ऑर्गेनाइजेशन से हो तो फिर वो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। बहरहाल ये जितनी भी वीडियोस हैं ये मैं अपने पास डाउनलोड कर रहा हूँ। जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको गूगल ड्राइव पे या किसी तरीके से जो है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप सबको सेंड कर दूंगा। ठीक है सर, क्योंकि कल मैं प्रैक्टिस करता था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। वो वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इंटरनेट तो इतना अच्छा नहीं कि स्ट्रीमिंग लिंक वीडियो भी देखेंगे, हाँ प्रैक्टिस भी करेंगे। इस वजह से ठीक, बिजली का भी मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है। चले ये मैं डाउनलोड तो मैंने अपने पास कर लिए हैं, मैं कहीं गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड करके फिर आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह। चलें जी, ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।